उसको कोई भी अगर टैक्स लग कर आता है उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा, तो उससे आपकी कॉस्ट हो सकता है टैक्स की 28 की बजाय उसकी कॉस्ट आपकी शायद 20% ही रह जाए, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो 8% का आपका बचाव ये हुआ और 5% का बचाव का टैक्स रेट कम होने से हुआ, तो लगभग ये 13% का बेनिफिट आपको आप पास ऑन करना है कंज्यूमर को। ऐसा सरकार ने कहा कि आप उसे प्रॉफिटेटिंग नहीं करेंगे, तो इससे ज्यादा से ज्यादा चीजें सस्ती होने की संभावना है। और एक सस्ती होने की संभावना और सामने नजर आ रही है, जैसा बताया सौरभ जी ने, कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, तो और लगभग बहुत कंप्लायंस बढ़ जाएगी, तो उससे सरकार को अगर अच्छा फीडबैक मिलेगा तो सरकार ये टैक्स के रेट जो आज 5%, 12%, 18% या 28% है, उनको सब्सटेंशियली कम करने में सरकार को एक इंसेंटिव रहेगा कि भाई जितना टैक्स कम करेंगे उतना ही ज्यादा लोग कंप्लायंट हो जाएंगे, धीरे धीरे टैक्स आता रहेगा, मोर एंड मोर टैक्स इट कम्स, वो ज्यादा से ज्यादा अपने टैक्स को रेट जनरेट होगा। सौरभ सर, यहाँ पे आपसे जानेंगे, यहाँ पे जैसे सर ने भी, विनोद सर ने भी बताया, ऋषभ सर ने भी बताया कि जैसे जैसे ये टैक्स की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते जाएंगे, हो सकता है उससे रेवेन्यू जनरेट हो, सरकार के पास अच्छे खासे जो फंड हो ताकि वो विकास के काम कर पाए, सरकार का मानना यही है। लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के तहत में डायरेक्ट टैक्स को लेकर बहुत ज्यादा सरकार नहीं सोचती, क्योंकि आज भी बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो टैक्स एग्जम्पशन बच जाते हैं, यानी कि 4 से 5% लोग ही इनकम टैक्स दे पाते हैं। तो यानी जो बाहर की कंपनियां, बाहर के देश हैं, वो भारत को बाजार मानती हैं, तो क्या सरकार भी भारत के एक बाजार के तौर पर देखती है कि हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के जरिए हम टैक्स वसूल लें और लोगों को जो सैलरी मिलनी चाहिए वो सैलरी ना मिले, वो टैक्स ना दे पाए? क्या ऐसा भी कुछ सरकार सोचती है? मुझे तो ऐसा कई बार लगता है कि सरकार सोचती है कि हम जो हमारे युवा हैं, हमारे जो लोग हैं, बाजार हमारे लिए हैं। बहुत बढ़िया सवाल है आपका पंकज जी, बहुत बढ़िया सवाल है, और सरकार इस दिशा में काम करती हुई दिख रही है। जीएसटीएन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लिंकेज ऑफ पैन कार्ड, लिंकेज ऑफ आधार कार्ड और लिंकेज बाकी सब टैक्स टिन नेटवर्क का। जी होगा क्या कि जब एक आदमी कोई परचेज करेगा तो उसका डिटेल सरकार के पास पहुंच जाएगा, सेलर का तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि वो तो अपना टैक्स आउटपुट बनाएगा ही। अब सरकार को पता है कि किसने क्या हाई वैल्यू परचेजेस करी है, लो वैल्यू जो भी करा है। मैं ये देख रहा हूं कि ये जो शिफ्ट आ रहा है जीएसटीएन का, नेटवर्क का, ये सारी चीजों को एक जगह क्लब कर देगा। अगर आप देखेंगे नेटवर्क, ये जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन के वक्त पे हम लोग 4-5 चीजें हमसे मांगी जा रही हैं, आधार कार्ड का डिटेल दीजिए, पैन कार्ड का डिटेल तो ऑटोमेटिकली आ ही रहा है क्योंकि हर चीज लिंक्ड है, बिल्कुल, और उसके संग पासपोर्ट भी लिंक्ड हो रहा है, पासपोर्ट का नंबर भी लिंक्ड हो रहा है, और हो जाएगा आपने विदेश दौरा किया तो वही पता चल जाएगा। हाँ, सारी चीजें जितनी भी आप परचेजिंग करेंगे, और लोग घबरा इसीलिए रहे हैं, वो टैक्स की बात कर रहे हैं, अरे इस पे इतना टैक्स लगा दिया, क्योंकि देखिए मैंने गोल्ड खरीदा तो मैंने टैक्स दे दिया, बहुत बढ़िया गया, पर मैंने अपने नहीं निकाला रखा उसे, पर सरकार को पता रहेगा कि गोल्ड इतना खरीदा इस बंदे ने, और ये ऑटोमेटिकली पैन वाइज चलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। आपके 5 से 6 करोड़ पैन कार्ड होल्डर्स हैं, सबको लिंक किया जा रहा आधार के संग। 1 जुलाई से कोई भी रिटर्न नहीं फाइल होगा बिना आधार कार्ड के। क्या ये बता रहा है? ये बता रहा है कि जीएसटी को हर जगह से सपोर्ट मिलेगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स, और ये देश के लिए बहुत अच्छा है। छोटे मझोले शॉपकीपर्स को प्रॉब्लम आएगी इनिशियली, बट दे विल रैलिश, वो उनको पसंद आएगा उसको, क्योंकि वो जितना भी, ऋषभ जी ने बहुत बढ़िया बोला, सर विनोद सर तो एक्सपर्ट है, वो उन्होंने बहुत ही बढ़िया बोला कि ये जितना भी इनपुट लेंगे वो अपने आउटपुट टैक्स से माइनस करेंगे जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है, और नेटवर्क में हर इंफॉर्मेशन आएगी। इतना बड़ा इंफॉर्मेशन आना है कि जो इस देश में करप्शन का लेवल है वो आधा, मेरा मानना है आधा रह जाना चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि अब बचने का कोई साधन बचेगा नहीं। मतलब कुल मिलाकर ये कि ये चीजें हो जानी चाहिए थी, हमें अपनी आदतों में शुमार करना चाहिए था कि हमें टैक्स, जो भी हम सर्विस लें, गुड्स लें, तो उसका टैक्स चुकाए प्रॉपर तरीके से। ऋषभ सर, एक सवाल यहाँ पर आपसे, एक जो खबर ये आई है, जो हमने भी जाना है, फिलहाल हमने भी पूरा अभी समीक्षा नहीं की, रीडिंग उसकी भी हुई नहीं है, जो एक कारोबारी है, एक व्यापारी है, उसको महीने में 3 बार इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा, तो ये तो थोड़ा सा कारोबारियों के लिए थोड़ा जटिल प्रक्रिया होने वाला है। साल भर में कहा जा रहा है कि 36 बार, और एक जो एनुअल जो फुल यानी कि 37 बार इनकम टैक्स जो है रिटर्न आप भरेंगे।
मैं ऐसा इसको नहीं मानता, क्योंकि आप अगर जो मैन्युफैक्चरर की बात करें या कारोबारी जो मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, आज की डेट में वो एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, सभी प्रकार की रिटर्न और सैनवेट के से डील कर रहा है। ये जीएसटी की जो 3 रिटर्न है 1, 2, 3, 10 तारीख, 15 तारीख और 20 तारीख जी, उसमें उसको पहले आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है 10 तारीख को, 15 तारीख को उसको इनवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है और 20 तारीख को अपने महीने का हिसाब किताब इनपुट क्रेडिट लेने के बाद देना है जी। अब देखिए इन डेट के बीच में सरकार भी उसकी मदद कर रही है। 12 तारीख और 18 तारीख को उसको 1A और 2A मिल जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने अपने आउटवर्ड सप्लाई दी तो मुझे वो कंफर्मेशन कि भी कि जिसको मैंने सप्लाई दी उसने कंफर्म किया, वो परचेज कंफर्मेशन भी मुझे सरकार ऑटो पॉपुलेट करके दे रही है। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेशन का फायदा और जो मैचिंग का जो प्रक्रिया है वो इतनी आसान हो जाएगी कि एक बार दिस इज अ चेंज मैनेजमेंट। देखिए, चेंज इज द कांस्टेंट इन द लाइफ। हम हर चेंज को रजिस्ट करते हैं, लेकिन अगर हम उसको अच्छे से समझें और उसकी प्रक्रिया को अगर हम जान लें तो ये बहुत आसान हो जाएगा। फर्स्ट टाइम इनवॉइस की जो फील्ड्स हैं हाँ। वो कॉमन समान होने वाले हैं। बिल्कुल। और जो ऑटोमेशन सिस्टम है, जो ऑटोमेशन कंपनियां जो एएसपी और जीएसपी टूल बना रही है, जीएसटी शीट उन सबके साथ काम भी कर रही है और हमें पता लग रहा है कि इतने आसान मोबाइल बेस्ड सिस्टम आने वाले हैं जिनसे कि छोटा से छोटा व्यापारी भी अपने इनवॉइस को डेली बेसिस पे जीएसटीएन में चढ़ा के आराम से चैन की नींद सो पाएगा। अच्छा, कुल मिलाकर ये है कि घबराने की जरूरत नहीं है, भले हम 36 बार या 50 बार भर ले, लेकिन आसान और सरल हो जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न भरना। ये बहुत सरल होने सरल वाली हो है। जाएगी। हाँ। एक मैसेज के जैसा। विनोद सर, आपसे अब सवाल यहाँ पर यह है कि जीएसटी को लेकर आम लोगों के मन में जो डर था उसको आप किस तरह से दूर करना चाहेंगे, ये कितना फायदेमंद हो सकता है, ये जानना चाहेंगे आपसे थोड़ा सा डिटेल में, ताकि आम जो व्यक्ति हो वो घबराए नहीं। देखिए, जो सबसे पहले मैं व्यापारी वर्ग की बात करूंगा, जो मैन्युफैक्चरर हैं या फिर वो ट्रेडर हैं, करोड़ों की संख्या में पूरे देश में, तो वो भी एक बहुत बड़ी जनता है जिसका डर दूर करना बहुत जरूरी है। उसको डर को दूर करने के लिए देखिए सरकार ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है कि जो भी सरकार के जो टैक्स का विभाग है उससे आपका जो भी इंटरेक्शन है, जो भी आपकी उससे बातचीत है, जो भी आपकी सबमिशन है, सब इलेक्ट्रॉनिकली होगा। जो सरकार का कोई अधिकारी आपके घर नहीं आएगा, आपके दफ्तर नहीं आएगा, आप को वहां जाने की जरूरत नहीं है। सब आपने अपनी दुकान पर या अपने ऑफिस में बैठे बैठे आपने रिटर्नें भरनी है, रिटर्नें अपलोड करनी है, उसमें कोई गलती है उसका समाधान भी करना है, वो भी आपने अपने कंप्यूटर से करना है। तो एक तो सबको अपना कंप्यूटर चलाना जरूर सीखना होगा, और अगर जिसको नहीं आता है उसको मदद लेनी पड़ेगी अपनी नेक्स्ट जनरेशन से। अपनी जो आने वाली जनरेशन, आप समझ रहे हैं आज के बच्चे सारी चीज जानते हैं, जो स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं उनको भी कंप्यूटर आता है। जी बिल्कुल सर। जी 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 सर, हम यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और उसके बाद कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जीएसटी पर आज बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 20 दिन का वक्त रह गया है। 1 जुलाई से हम इसे तैयार करने के लिए और इसे लागू करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बताएंगे कुछ और अहम पहलू जीएसटी से जुड़ा हुआ। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। अब बड़ी चुनौतियां 2 सामने हैं दिल्ली, जिससे जूझ रही है, एक बीमारी और एक कूड़ा। इसको लेकर क्या रोड मैप है अब आपके पास? दिल्ली सरकार एमसीडी के साथ इस आधार पर नहीं सहयोग करेगी कि भाई एमसीडी भी हमारी सरकार का एक हिस्सा है, बेशक उसके पार्षद बीजेपी के हों। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं अनार्किस्ट हूँ। पता नहीं उस समय कोई नींद की गोली खाए थे या क्या किए थे, किस उसमें बोले थे, लेकिन उनका पूरा एक्ट जो है ना वो अनार्किस्ट का है। मैं के भावी मुख्यमंत्री से इस वक्त बात कर रहा हूं, अगर ये कहा जाए। नहीं, आप वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने,
जाने तेरे शंकर जी और आपके राम जाने। हेलो शर्मा जी। हेलो, शिल्पा बोल रही हूँ। आप? शिल्पा शेट्टी। सॉरी मैडम, वो मैं क्या भिजवाऊँ? वो जो आपके दुकान के सामने पड़ा हुआ है। चावल? नहीं। मेरा स्कूटर? वो जिसे आप रोज देख के अनदेखा कर देते हैं। छोटू? पेड़? पेड़ नहीं, कचरे का ढेर। हटवा लीजिए, वरना खामखा लोग कहेंगे शर्मा जी शेम। शर्मा जी शेम, शर्मा जी शेम, शर्मा जी। अब तय कर लो, आसपास की सफाई या इज्जत का कचरा। तो अपनी इज्जत का कचरा होने से रोकें और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि गीला कचरा केवल हरे डस्टबिन में और सूखा कचरा केवल नीले डस्टबिन में ही डालेंगे। नहीं तो शिल्पा जी आपको भी कॉल कर सकती हैं। हेलो, शिल्पा बोल रही हूँ। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। 3 जो साल है, इनमें क्या बेमिसाल सरकार ने क्या किया है। हमने पहला प्रयोग है देश में स्वास्थ्य की दृष्टि से, हमने एक मेंटल हेल्थ बिल पास किया है। सरकार ने क्या कदम उठाया है कि बेटियों को बचाया जा सके, बेटियों को पढ़ाया जा सके। मुझे लगता है देश भर में बहुत प्रभावी हुआ है इस योजना, और इसके कारण जिस दिन बेटी की शादी होगी उस दिन वो एक अधिकार संपन्न और आर्थिक दृष्टि से सक्षम बेटी होगी। भारत को अपग्रेड किया जाएगा। कितने मेडिकल कॉलेजेस, कितने एम्स खोले जा रहे हैं सरकार की तरफ से? मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको चिन्हित करना और सुपर स्पेशलिटी का हमने स्टेटस दिया है। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा, कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। चैंपियंस हैं तैयार, खिताब पर रखना है कब्जा बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है लक्ष्य, ये है चैंपियंस की ललकार। विराट की आर्मी है तैयार, चैंपियंस ट्रॉफी की हर खबर देखिए हमारे साथ। रोजाना दोपहर 2 बजे हमारी खास पेशकश चैंपियंस की ललकार। सपने अपने कब होंगे? क्या दुनिया इतनी ही है जितनी दिखाई दे रही है? जीवन के उस पार क्या है? कैसे हो कष्टों का निवारण? देखिए धर्मपथ महामंडलेश्वर स्वामी मार्तंडपुरी जी महाराज के साथ हर रविवार शाम 5 बजे सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर। हम दिखाएंगे आपको हजारों साल से चली आ रही भारतीय संस्कृति की झलक। बताएंगे आपको धार्मिक स्थलों से जुड़ी मान्यताएं। घर बैठे जानिए कुछ अनसुने किस्से भी, 4 धाम से लेकर देवी के दर्शन तक। धर्म यात्रा हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर। हर पल बदलती है दुनिया, हर छोटी खबर का भी होता है बड़ा असर। दुनिया भर की राजनीति, कूटनीति, और बाजार की हलचल से रहे बाखबर। जानिए क्या रहा पूरे हफ्ते दुनिया का हाल। देखिए दुनिया इस हफ्ते हर रविवार रात 9:30 बजे।
अब बड़ी चुनौतियां दो सामने हैं दिल्ली जिससे जूझ रही है, एक बीमारी और एक कूड़ा। इसको लेकर क्या रोड मैप है अब आपके पास? दिल्ली सरकार एमसीडी के साथ इस आधार पर नहीं सहयोग करेगी कि भाई एमसीडी भी हमारी सरकार का एक हिस्सा है, बेशक उसके पार्षद बीजेपी के हों। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं अनार्किस्ट हूँ। पता नहीं उस समय कोई नींद की गोली खाए थे या क्या किए थे, किस उसमें बोले थे, लेकिन उनका पूरा एक्ट जो है ना वो अनार्किस्ट का है। मैं के भावी मुख्यमंत्री से इस वक्त बात कर रहा हूँ, अगर ये कहा जाए। नहीं, आप वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरे शंकर जी और आपके राम जाने। जो साल है इनमें क्या बेमिसाल सरकार ने क्या किया है। हमने पहला प्रयोग है देश में स्वास्थ्य की दृष्टि से, हमने एक मेंटल हेल्थ बिल पास किया है। सरकार ने क्या कदम उठाया है कि बेटियों को बचाया जा सके, बेटियों को पढ़ाया जा सके? मुझे लगता है देश भर में बहुत प्रभावी हुआ है इस योजना, और इसके कारण जिस दिन बेटी की शादी होगी उस दिन वो एक अधिकार संपन्न और आर्थिक दृष्टि से सक्षम बेटी होगी। भारत को अपग्रेड किया जाएगा। कितने मेडिकल कॉलेजेस, कितने एम्स खोले जा रहे हैं सरकार की तरफ से? मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको चिन्हित करना और सुपर स्पेशलिटी का हमने स्टेटस दिया है। घर घर जलेंगे शिक्षा के दीप। हर गांव फिर स्वागत। आप देख रहे हैं खास पेशकश जीएसटी की बात। आपके साथ हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े थे जिन्होंने अभी हमारा साथ छोड़ा है क्योंकि कुछ वक्त था, उनके पास वक्त की कमी थी। सौरभ बंसल साहब हमारे साथ जुड़े थे और साथ में ऋषभ जी जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ एक और नए मेहमान इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। अतुल चावला जी हमारे साथ हैं, वो हैं GSTstreet.com से जुड़े हुए, जो कि लगातार लोगों को अवेयर करें कि कैसे वो इसका फायदा उठाए। और हमारे साथ विनोद जैन साहब पहले से जुड़े हुए हैं, जो एक नामी ग्रामी टैक्स एक्सपर्ट हैं और तमाम वित्तीय मामलों से जुड़ी जानकारी आप हम यहाँ पर क्लियर करेंगे उनके साथ। विनोद जैन साहब, हमने जो बातें छोड़ी थी यहाँ पर ब्रेक से पहले छोड़ी थी कि आम आदमी को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्या महंगा क्या सस्ता होगा ये तो हर साल जब बजट होता है तब हम देख लेते हैं। कुल मिलाकर बात कारोबारियों की यहाँ पर है। कारोबारियों को लेकर हमने एक बात की थी कि कैसे उन्हें महीने में 3 बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। ये भी अलग बात है, ऋषभ साहब ने इसको क्लियर कर दिया था कि बहुत टेंशन की जरूरत नहीं, बहुत सहज, बहुत ही सरल होगा, एक मैसेज की तरह होगा, आप आसानी से कर पाएंगे। अब सवाल सर यहाँ पर यह उठता है कि बहुत सारे ऐसे कारोबारी जो कि 15 जून तक अगर अपना एनरोल नहीं करा पाते हैं, जीएसटीएन नेटवर्क में खुद को एनरोल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या विकल्प बचा रहेगा या क्या सरकार उनके बारे में भी कुछ सोच रही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवेयर अभी तक नहीं हो पाएंगे, ऐसे कारोबारी। देखिए, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऐसा नहीं कि 15 जून के बाद बंद हो जाने वाली है। अगर 1 जुलाई से, जैसा लगभग तय है कि 1 जुलाई से कानून लागू होगा, तो 1 जुलाई ऑनवर्ड्स जीएसटीएन पर हर आदमी जो भी अभी रजिस्टर्ड नहीं है वो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। तो जिसका किसी वजह से माइग्रेशन नहीं हो, जो ऑलरेडी वैट के डीलर हैं, जो ऑलरेडी सर्विस टैक्स के डीलर हैं, या फिर ऑलरेडी एक्साइज के डीलर हैं, जिनका मान लिया किसी वजह से आपका वैट माइग्रेशन नहीं है, तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि भाई 1 जुलाई को जैसे ही आपकी विंडो खुलती है जीएसटीएन की, तो उसमें आप अपना जो भी ट्रांजेक्शन है अपने बारे में वो डाल दें उसके प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं हुआ है। ऐसा हो सकता है जैसे सर्विस टैक्स वाले, उनका रजिस्ट्रेशन अभी एक ही जगह सेंट्रल रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आपके ऑफिस पूरे देश में हैं, 2, 3, 4, 5, 6 जगह ऑफिस हैं, तो आपको उन जगहों पे भी रजिस्ट्रेशन कराना है।
तो वहाँ माइग्रेशन कुछ नहीं होने वाला है। तो उसके लिए बड़ी अच्छी सुविधा सरकार ने दी है। वो 1 जुलाई से आप अपना जीएसटी नेटवर्क में जाइए और उसको 30 दिन के अंदर अंदर आप उसे रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि उनको 30 दिन का वेट नहीं करना चाहिए, 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, ताकि रजिस्ट्रेशन आपको जब भी ग्रांट होगा वो 1 जुलाई से इफेक्टिव हो जाएगा। तो उससे उसके बाद जब 1 जुलाई के बाद आप जो भी परचेजिंग करते हैं, जो भी आप माल खरीदते हैं आपका इनपुट के लिए, या और जो भी खर्चा करते हैं उसका सबको आपको क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, तो सरकार ने कुछ एडवांस में माइग्रेशन की सुविधा दी है, क्योंकि कानून अभी लागू हुआ नहीं है, तो अभी रजिस्ट्रेशन कानूनी तौर पर नहीं हुआ है, वो एक प्रोविजनल एक तरीके से माइग्रेशन हुआ है। लेकिन उससे है कि लोगों को एक आदत पड़ गई है, लोगों को एक जीएसटी नेटवर्क पे जाने की आदत पड़ गई है। माइग्रेशन हो गया, अपना नंबर देख सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारी फैक्ट्रीज या ऑफिसेज रजिस्टर्ड है वो देख सकते हैं, तो उसमें कोई भी कमी है उसको दूर कर सकते हैं। उसके लिए एक समय दिया, तो इसलिए ऐसा कुछ रोक वाली बात नहीं है। अतुल चौरा सर, हमने ब्रेक से पहले बात की थी, सौरभ सर हमारे साथ जुड़े हुए थे उस वक्त, ऋषभ जी भी हमारे साथ थे, और हमने काफी बातें की थी उस वक्त चाय की चुस्की के साथ हमने शुरुआत की कार्यक्रम की कि चाय पर क्या असर पड़ेगा। करते करते हम आप तक पहुंचे हुए हैं और 1 घंटे तक हम बात करें इस पर। सर ने बताया कि बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है नहीं, अगर 15 जून को पोर्टल बंद हो जाता तब भी। आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने खास जो वेंचर के जरिए, अपने स्टार्टअप के जरिए। कारोबारियों के सवाल आमतौर पर क्या रह रहे हैं, वो कितना घबराए हुए हैं? इग्नोरेंस की है, क्योंकि अभी क्या है कि हमारी लास्ट माइल एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है पूरी तक, इन अ सेंस कि जो हायर लेवल पे जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो बिग 4 के थ्रू या अच्छे टैक्स कंसल्टेंट्स के थ्रू अपने आप को काफ़ी हद तक अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी हैं या कर भी रही हैं। लेकिन चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम को देखने के बाद बहुत सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से पहले कॉलर हैं और विरोजन साहब से कुछ सवाल वो पूछना चाहते हैं। जी, अपना नाम बताइए। जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ। जी, सवाल आप पूछिए सीधे विनोद सर से। सर, मेरे 2 सवाल हैं। जी, जीएसटी के बारे में सब कह रहे हैं कि बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, मैं चलो इस बात को मानता हूँ, हालांकि अभी हमारे मन में डर तो बहुत है जीएसटी के बारे में, लेकिन जो ये 3 महीने में 3 रिटर्न लगाने का जो लॉजिक है, ये लॉजिक क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आया। अगर एक व्यापारी का बहुत ही कम सेल है, अगर उसको 10 दिन में एक ही बिल कटता है, तो उसको 3 रिटर्न भरने का प्रेशर क्यों दिया जा रहा है उसके ऊपर? आखिर सरकार चाहती क्या है कि 3 रिटर्न भरें, क्या मतलब उसके पीछे लॉजिक समझ नहीं आया मुझे। देखिए, इसकी बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि आपको रिटर्न सही मायने में भरनी एक ही है। एक रिटर्न आपने भरनी है, जो आपकी सेल है उसकी रिटर्न आपने भरनी है। आपका 1 बिल हो या 10 बिल हो, वो आपने भरने हैं। उसमें भी सरकार ने बड़ी अच्छी सुविधा दी है। जो सेल भरनी है, जो आप व्यापारी से व्यापारी को बेचते हैं, B2B जिसे बोलते हैं, तो उसमें तो आपने सारे बिल वाइज चढ़ाना है। लेकिन जो आप आम कस्टमर को बेचते हैं, जो आप व्यापारी नहीं है, उसके सारे बिल आपको चढ़ाने 2.5 लाख से नीचे के जितने बिल हैं सबको एक साथ जोड़ के चढ़ा सकते हैं, और 2.5 लाख से बड़े जो बिल हैं उनको बिल को अलग अलग चढ़ाना है उनको। तो बेसिकली सरकार ने वो सेल की भी प्रक्रिया आसान कर दी है। इसके लिए भी बड़ा आसान रहेगा। जैसे मान लिया आप किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अपने अकाउंट्स के लिए यूज कर रहे हैं, सारी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने अपने आप में बदलाव किया है, तो ये नहीं कि आपको दोबारा चढ़ाना है, आपने सिर्फ बटन दबाना है अपने कंप्यूटर का, और उसमें एक वो एडिशनल उन्होंने फीचर दिया, सारे सॉफ्टवेयर दे रही है, धीरे धीरे सब में आ रहा है कि वो आपका ऑटोमेटिकली आपके GSTR-1 जो पहले रिटर्न सेल्स की उसमें चढ़ जाएगा। जब आपकी सेल्स की रिटर्न 10 तारीख तक आपकी चढ़ जाएगी, आपका 31 तारीख तक आपने काम किया, उसके बाद अगली 10 तारीख तक भरना है, उसके लिए काफी समय आपको मिला है। ऐसे नहीं कि रोज रोज भरना है, रोज भरना चाहे रोज भी चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप महीने के आखिर में एक साथ भी चढ़ा सकते हैं, तो कंप्यूटर के एक कमांड से चढ़ जाएगा। जहां तक दूसरी रिटर्न का सवाल है, जो दूसरी रिटर्न है उसको GSTR-2 हम बोलते हैं। उस GSTR-2 में जो आपकी परचेज है, जिससे भी आपने परचेज किया, चाहे बेंगलोर से परचेज किया, चाहे दिल्ली से परचेज किया, परचेज ऑटोमेटिकली आपकी GSTR-2 में आ जाएगी। तो आपको सिर्फ उसे चेक करना है परचेज को कि जो आपकी परचेज है एक्चुअल, उससे वो टैली करता है नहीं करता है। वो काम भी कंप्यूटर करेगा। आप कंप्यूटर से अपनी परचेज चढ़ाएंगे और परचेज टैली करके आपको डिफरेंस देगा। सरकार भी देगी आपको डिफरेंस कि कहाँ आपका फर्क आ रहा है। उस फर्क को आप करेक्ट करके और उसके बाद करेक्शन जब उसमें कर देते हैं, तो तीसरी रिटर्न 20 तारीख तक कंप्लीट करनी है आपने। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ आगे होगी सर यहाँ पर, क्योंकि साफ यहाँ पर है कि भले आपको 3 बार भरना पड़ रहा है, लेकिन इतना सहज, इतना सरल है। जैसे कि आप SMS भेजते किसी को या किसी को मैसेज भेजते, बिल्कुल उसी तरह आप पहले अलग अलग वैट से लेकर तमाम चीजें भरते थे, वो चीजें अब खत्म होकर एक आ रही। इससे बहुत मुश्किल नहीं है, भले 3 बार या 5 बार, या हो सकता है आपको रोज भरना पड़े, तब भी बहुत मुश्किल है नहीं GST के जरिए। मुरादाबाद से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी कुछ सवाल है। जी, अपना नाम बताइए। मैं अमित राज शर्मा बोल रहा हूँ। जी अमित जी, अपना सवाल करें। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, ये बाइक की रेट्स पे GST का क्या इफेक्ट पड़ेगा? बाइक पर
अतुल सर आपके पास आएंगे क्योंकि बहुत सारे कारोबारी जुड़ते रहते हैं यहाँ पर। विनोद सर तो हैं लगातार, लेकिन आप बहुत सारे कारोबारी जुड़ते हैं जो ऑटो सेक्टर से किस तरह के क्वेरीज आपके पास पहुंच रहे हैं? सवाल अभी आया आपके पास, एक मुरादाबाद से है, बाइक से जुड़ा हुआ। एक्चुअली मैं ज़्यादा ऑडिबल था नहीं क्वेश्चन मेरे को। जी, इन्होंने पूछा है कि बाइक यानी कि ऑटो सेक्टर में क्या अंतर आएगा? एक बाइक किसी को खरीदना था पहले, अब जीएसटी लगने के बाद क्या उसमें महंगा हो गया ना सस्ता होगा? देखिए उसमें क्या है, काफ़ी मॉडल्स तो खैर सस्ते ही हो रहे हैं, क्योंकि पहले क्या था कि हमारे को अगेन वही बात है कि पहले आपको एक्साइज भी था, एक्साइज के ऊपर फिर वैट देना पड़ रहा था, फिर ऑक्ट्राई अदर टैक्सेस होते थे। तो उसको लेके क्या है कि काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो रेट्स आए हैं, कुछ 18 में आए हैं, कुछ 25 में आए हैं, 28 में आए हैं। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पर भी वही बात है कि यहाँ पे टैक्स ऑन टैक्स का काफ़ी इफेक्ट था, कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, कि पहले हम एक्साइज दे रहे हैं, एक्साइज का ना तो बेनिफिट मिल रहा है, फिर उसके ऊपर टैक्स ऑन टैक्स हम बेसिकली आगे जा रहे थे। तो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने उसको स्ट्रीमलाइन करा है। उसके अलावा काफ़ी जगहों पे क्या था कि हर वैट डिफरेंसेस काफ़ी हर स्टेट के अपने अपने वैट रेट्स थे, तो उसको भी काफ़ी गवर्नमेंट ने काफ़ी तक स्ट्रीमलाइन किया है कि नाउ ऑल ओवर इंडिया एक मार्केट एक टैक्स का जो गवर्नमेंट का मुहिम है उसको गवर्नमेंट फॉलो कर रही है कि आपको हर ऑल अक्रॉस द कंट्री आपको जो एक बाइक है वो सेम रेट पे और पहले से कुछ हद तक सस्ती ही मिल रही है। बिल्कुल, तो सस्ती ही मिलेगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। जी, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। हाँ, मेरा नाम दुर्गेश कुमार पांडे है सर। जी, मैं दिल्ली से हूँ। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लिया हुआ है जिसमें मैंने 40% दे दिया था और 60% का पेमेंट अभी बाकी था। उस टाइम जो टैक्स लगा था वो 4% के हिसाब से लगा था, अब ये 12% के हिसाब से हो जा रहा है। तो मुझे तो आई हैव टू पे मोर मनी, मुझे तो 6 लाख रुपए 50 लाख के फ्लैट पे देना पड़ेगा और रियल एस्टेट वैसे ही घाटे में है। पहले मेरे प्राइस नीचे चले गए, तो व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस? क्योंकि मैं पहले 4% दे रहा था, अब मैं 12% दूंगा। तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस, क्योंकि फ्लैट भी नहीं मिला और आई हैव टू पे मोर मनी और रियल एस्टेट वैसे ही डूबा पड़ा है। तो क्या ये 12% के अंदर में ही कवर होगा या इस पे गवर्नमेंट कुछ सोच रही है? सर अहम सवाल है, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ बहुत ही अहम सवाल दुर्गेश जी का है। इन्होंने बोला 40% इन्होंने पेमेंट कर रखा है और अब 60% बाकी अभी भी है। अब क्या अंतर आ जाएगा 1 जुलाई के बाद से? देखिए 1 जुलाई से पहले आपके ऊपर 2 तरह के टैक्स लग रहे थे। आपने सिर्फ एक ही टैक्स बताया, जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स आपने बताया जो लग रहा था, उसके अलावा आपको सर्विस टैक्स भी देना था। तो अब दोनों टैक्सों को हटाकर जो आपका टैक्स लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा आपका सिंपल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स ही लगेगा। उसमें सर्विस टैक्स को हटा देगा, वो जीएसटी लगेगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स की तरह। तो उसमें आपको कोई एडिशनल टैक्स का बर्डन पड़े ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपका जो सप्लायर जिससे आप जो फ्लैट खरीद रहे हैं उसको देखिए लैंड पर कोई टैक्स नहीं देना है। आपका जो फ्लैट मान लिया अगर 50 लाख का है, उसमें लैंड वैल्यू मान लिया 40 लाख की, तो सिर्फ बाकी 20 लाख पर टैक्स लगेगा। और 20 लाख पर अगर जीएसटी 12% से लगा तो आपका 2,40,000 रुपए आप एक तरीके से आपके ऊपर जीएसटी पड़ेगा। पहले लगभग इससे ज्यादा ही पड़ता था, क्योंकि पहले वैट भी लगता था, उसके साथ सर्विस टैक्स भी लगता था, और उसके अलावा जो इनपुट का क्रेडिट है, आपका जो बायर है उसको सारे इनपुट क्रेडिट एक्साइज वगैरह के नहीं मिल पाते थे। तो उसका फायदा क्योंकि उसे पूरा मिलेगा, वो फायदा उसे पास ऑन आगे करना ही पड़ेगा। आपको पता है रेरा भी सरकार ने, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी लाए हैं सरकार, और साथ में एंटी प्रॉफिटरिंग भी लाए हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो पैसा बचाए वो आपको पास ऑन नहीं करे। तो आपको जो लैंड का बड़ा क्लियर, पहले कानून में बहुत विभक्तियां थी कि लैंड उसमें इंक्लूड होगा नहीं होगा कैसे होगा, और जो इंटरस्टेट बाइंग में अलग था, इंटरस्टेट बाइंग का क्रेडिट नहीं मिलता था, सेम स्टेट का क्रेडिट मिल जाता था। ये सारी चीजें हटने के बाद अब आपको इन्होंने बड़ा सिंपल कर दिया कि सारे क्रेडिट मिलेंगे उसको जो आपका फ्लैट मैन्युफैक्चरर है, और उसके अलावा आपको सिर्फ एक सिंपल रेट लगाएगा जीएसटी का, और वो भी लैंड हटा के सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर लगाने वाला है। जी, कुल मिलाकर जैसे प्रॉपर्टी टैक्स तमाम चीजें लगते थे सर पहले वाकई में। ग्वालियर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। कमल जैन बोल रहा हूँ ग्वालियर से। जी सर, मेरा फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस है। अभी सर ये सर मैं जानना चाहता हूँ कि 1 जुलाई से जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, हाँ, उसको हम किस तरह से सेल करेंगे सर? कुछ उससे हमने वेट दिया हुआ ऑलरेडी पहले। जी, या इसके लिए मैं अतुल जी से पूछता हूँ। अतुल जी फार्मा से जुड़े हुए एक शख्स हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। उनका सवाल है कि हमारे पास जो स्टॉक मौजूद है फिलहाल 1 जुलाई के बाद क्या असर पड़ेगा, किस रेट से वो उसको बेच पाएंगे या क्या करना होगा उन्हें अब आगे? देखिए काफ़ी इग्नोरेंस है जहाँ तक स्टॉक्स को लेके है, और हमारी भी कोशिश है जो एक्टिविटी तक जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो सीनियर बड़ी कंपनीज हैं उनको तो फिर भी अच्छी कंसल्टेंट्स की काफ़ी मदद है, लेकिन जो छोटा ट्रेडर है, छोटा शॉपकीपर है, उस चीज़ को उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है जिसमें कि जो आपने एक्साइज आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने पे करी भी होगी, चाहे वो कोई भी आपकी इंडस्ट्री रही हो,
उस बेनिफिट को भी आज सीजीएसटी के अंदर 40% और 60% बेनिफिट आपको गवर्नमेंट वापस कर रही है, जो कि ट्रेडर को यूज कर लेनी चाहिए। अगर वो आज भी इग्नोरेंट है तो उसमें उसका नुकसान है। हमारी कोशिश यही है कि जो हम प्लेटफॉर्म्स पे जा के लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट ट्रेड यूनियंस को, कि वो बेसिकली इस तरह से अपने अकाउंटेंट्स के थ्रू उसको कैलकुलेट करें कि जो सीजीएसटी बेनिफिट 40% 60% का दे रही है गवर्नमेंट,